हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी का हिस्ट्री, जो कि आपका 6 से 10 तक का मैंने कंप्लीट करवा दिया है। क्लास 11 का भी रह गया है और क्लास 12 का हमने स्टार्ट किया है, जिसका आज हमें 3rd चैप्टर देखना है। क्लास 11 में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि 12th में आपका पूरा तीनों बुक्स में इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास दिया हुआ है। कक्षा 12 में आपकी 3 बुक हैं, है ना। तो तीनों बुक हैं। ये जो हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, ये आपका प्राचीन इतिहास है, यानी पहली किताब को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इन चीज़ों को आगे देखेंगे। और देखिए, अगर अभी तक आपने इससे पहले भूगोल नहीं देखा है तो जाके भूगोल देख लीजिए। मैं यही चीज़ आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप भूगोल देख के आएंगे तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना हिस्ट्री आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, है ना। देखना है, पहले भूगोल देख लीजिए, क्या दिक्कत है। बाद में देखना है तो पहले देख लीजिए, फिर आके हिस्ट्री देख लीजिए। चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। देखिए, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चैप्टर का नाम बताया गया है। जातियों के बारे में बताया जाएगा, वर्ग के बारे में बताया जाएगा और बंधुत्व के बारे में। आरंभिक समाज के बारे में बताया जाएगा कि आरंभिक समाज कैसे रहता था। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय काल का बताया जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए दर्शक, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए हैं। कौन कौन से? आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन में। इनमें से कुछ परिवर्तनों के ने समकालीन समाज पर प्रभाव छोड़ा। कुछ परिवर्तन ऐसे रहे हैं जिन्होंने समकालीन समाज पर भी प्रभाव छोड़ दिया। उदाहरणतः वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुए, है ना। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। तो ये चीज़ें रही हैं। चलिए इसको आगे देखिएगा। और इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक देखने को मिलती है। देखिए, इसको हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ यानी अभिलेख के लिए इन्होंने ग्रंथ का उपयोग किया हुआ है। इधर से आपका ऋग्वेद सामवेद नहीं है, ठीक है। ग्रंथ यानी अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा गया था। भाई, जो लोग लिखेंगे, है ना, वो जिस समाज से होगा, उसने जो चीज़ देख रखी होगी अपने समाज में, तो उसी के आधार पर चीज़ें लिखी जाएंगी अभिलेख में। तो वही चीज़ बता रहा है कि किसी समुदाय विशेष की दृष्टिकोण से लिखा गया। जैसे मान लीजिए अशोक ने अभिलेख लिखवाया, अपने पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो अशोक की दृष्टिकोण से वो अभिलेख लिखे गए थे। अशोक की सोच विचार से वो अभिलेख लिखे गए थे, उनके विचारों को उसमें व्यक्त किया गया था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, यानी ये अभिलेख किसके द्वारा लिखे गए हैं, किन के विचारों को इस पर उत्कीर्ण किया गया है, क्या लिखा गया या किन के लिए लिखा गया। ये ग्रंथ किसने लिखवाए, सुनना, किसके द्वारा लिखे गए, किसने लिखवाए, क्या लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई, किस काम के लिए। 100 पीस में तो रखा नहीं गया होगा अभिलेख ना उस समय पे, अभी रखे हुए हैं, वो बात अलग है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग किया गया। मेन चीज़ तो आपकी भाषा है ना यहाँ से, क्योंकि भाषा जो है मुख्य है। क्योंकि हम लोगों को जो ये मिले हुए हैं अभिलेख, इसको सबसे ज़्यादा पढ़ने में ही प्रॉब्लम हुई, है ना। इनकी भाषा पढ़ना आसान नहीं था, तो किस भाषा में लिखे गए, इस चीज़ का भी ध्यान दिया गया। तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ, किस प्रचार प्रसार के लिए इसको लिखा गया। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत आपका ग्रंथ देखने को मिलता है। महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों में से अधिक है। मतलब इसमें जो श्लोक है महाभारत में, वो 1 लाख से अधिक श्लोक डले हुए हैं।
और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। महाभारत, पूरी महाभारत दिखाई गई है, छोटा मोटा ग्रंथ थोड़ी ना है महाभारत और रामायण, है ना। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। कितने? 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती रही। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। ये तो नॉर्मल है कि आपको पता होगा कि महाभारत किसकी कहानी थी, किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई, किस प्रकार से लड़ी गई, क्योंकि देखिए सीरियल बना दिए गए हैं महाभारत के ऊपर, तो आसानी से हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं महाभारत और रामायण की। देखिए, इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा मीन्स होता है कभी कभार, किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? चलिए, ये तो आप महाभारत देख लेना। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, तो इसको देखिए। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे, इसको देखिए। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। महाभारत कई भाषाओं में लिखी गई थी, अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में उसको लिखा गया था महाभारत को। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। मतलब इनका ये है कि महाभारत के जो साक्ष्य मिले, एक भाषा में, दूसरी भाषा में, तीसरी भाषा में, जहाँ जहाँ साक्ष्य मिले, तो उन भाषाओं को जब पढ़ा गया और उन भाषाओं में देखा गया कि ये सारे श्लोक सेम अर्थ के हैं, इस भाषा में भी वही श्लोक है, इस भाषा में वही श्लोक है, तो फिर उसको महाभारत में इंक्लूड किया गया। वो मुख्य श्लोक इस प्रकार से महाभारत के माने गए, है ना। और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। कितने? 13,000 पृष्ठों में इसका उल्लेख, प्रकाशन किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, 47। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता दिखी, है ना। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में एक समानता देखने में आई। तभी तो पता चला कि हाँ, ये महाभारत के श्लोक हैं। दूसरी बात तो स्पष्ट हुई, वह यह थी कुछ शताब्दियों के दौरान हुई महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इस प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा करते हैं। आगे देखिए, इस तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। द्वंद्व और मतैक्य मतलब पूरी चीज़ें उसमें महाभारत की दिखाई गई हैं। महाभारत में आपने देखा होगा कि लड़ाई होती रहती है, तो द्वंद्व दिखाया गया है, मतैक्य दिखाया गया है। अनेक मत होता है मतैक्य। द्वंद्व मतलब लड़ाई, मतैक्य एक मत एक है ना, एक मत, दोनों को चित्रित किया गया है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों की सही तौर पर समझा। इन ग्रंथों को सही तौर पर यानी बहुत बारीकी से समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। चलिए इसको आगे देखिएगा। और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी।
जब हम इतिहासकारों और सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है। चलिए देखिए इसको आगे आगे देखिए, ये आपका ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बंधुता एवं विवाह। तो पहले इस चीज़ को देख लीजिए, ये ब्लू बॉक्स है जो परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द जो दिए गए हैं, संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द मिलेगा आपको। कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है और जाति का बांधवों के लिए, बंधुत्व भाईचारा कि बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। ऐसे बोलते ना कि हमारा कुल है, कुल यानी एक ही वंश के लोग, एक ही परिवार के लोग। बंधुता एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। देखिए परिवार के बारे में जानकारी क्या मिलती है उस समय की। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, सहज यानी सरल तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ है तो वही परिवार हमारा परिवार हो जाता है ना। किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में विभिन्नता होती है। मतलब सभी परिवार ऐसे एक जैसे नहीं होते कि मान लीजिए आपकी फैमिली में 10 लोग हैं तो क्या बगल वाले की फैमिली में भी 10 लोग होंगे, है ना। क्या आप लोग 8 बजे खाना खाते हैं तो वो लोग भी 8 बजे खाना खाते होंगे, क्या नहीं होता ना ऐसा। तो वही चीज़ बताई गई है कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती मतलब जितने लोग हम लोग हैं, 10 लोग हम हैं तो क्या बगल वाले की फैमिली में भी 10 लोग होंगे, नहीं। एक दूसरे से उनका रिश्ता हो सकता है, हमारी फैमिली में एक दूसरे से बहुत अच्छे रिश्ते हों, हो सकता है हमारे 2 भाई 2 बहनें हों, तो क्या बगल वाली फैमिली में भी यही सिस्टम होगा क्या कि उनका एक दूसरे से बहुत अच्छा रिश्ता हो, या दो भाई और 2 बहन वो भी हों, नहीं होगा ना ऐसा। और उनके क्रियाकलाप में भिन्नता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि आप क्या कुछ खाया जाता है, सामने वाले के यहाँ कोई और खाना खाया जाता होगा। हो सकता है वो लोग 10 बजे खाना खाते हो, आप लोग 8 बजे खाना खाते हो। तो जो दैनिक कार्य होते हैं इनमें विभिन्नता है ना। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। एक ही परिवार के लोग कर लेते हैं, है ना। एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। अनुष्ठान यानी इनके यहाँ कोई पूजा पाठ वगैरह, शादी ब्याह वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, सगे संबंधी कहते हैं, रक्त संबंध वाले संबंधी। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं कि एक जाति का समूह है, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक यानी प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक होते हैं ये आप नहीं बनाते, ये खून के रिश्ते होते हैं आपके। आपने जिस घर में जन्म लिया वो परिवार ऑटोमेटिक आपका प्राकृतिक परिवार बन जाएगा। और रक्त संबंध माने जाते हैं यानी खून के रिश्ते माने जाते हैं। किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन चचेरे मौसेरे भाई आपके होंगे, खून का रिश्ता माना जाता है ना। किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं है, कहीं कहीं जो है नहीं माना जाता। आगे देखिए, आरंभिक ये हो गया आपका, इधर पे देखिए आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। विशिष्ट परिवार जैसे राजा महाराजाओं के परिवार के बारे में इन लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, ग्रंथ में मिला हुआ है इन लोगों को, है ना। अभिलेख में लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन अगर बात करें कि आप सामान्य लोगों के जो परिवार थे, क्या उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि वो लोग परिवार में कैसे संबंध रखते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, तो इन लोगों को ये जानकारी नहीं मिली आसानी से। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों को क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहारों ने विचारों पर भी असर डाला होगा। पितृवंशीय व्यवस्था के आदर्श, देखिए इसको, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं पितृवंशीय, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आए। देखते हैं, एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के 2 दलों, बंधुओं, है ना। और ये जो लड़ाई थी महाभारत की, कौरव और पांडव जो थे वो परिवार के ही तो थे, एक दूसरे के भाई ही तो थे, है ना। तो इसमें क्या था, यह बांधवों के 2 दलों, पहला दल था कौरव और दूसरा पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है महाभारत। भूमि सत्ता दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे। तो इनका वंश कौन सा था, कुरुवंश, जिनका एक जनपद
पर शासन था। कुरु जनपद था आपका, ठीक है। अध्याय 2 में हमने इसको देखा है। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ, इनके बीच युद्ध हुआ और पांडव विजय हुए। इनके उपरांत पितृवंशीय उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशीयता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी, इससे पहले भी ये पितृवंशीय आपका चलता रहता था। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशीयता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों के मतलब राजाओं के संदर्भ में सिंहासन पर बैठ जाता था और उसको अधिकार मिल जाता था। अगर उसका पिता राजा है तो उसकी चेयर पे किसको बिठाया जाएगा सिंहासन पर? उसके बेटे को। अधिकतर राजवंश पितृवंशीयता प्रणाली का अनुसरण करते हैं, हालांकि इस प्रथा में भिन्नता थी। देखिए आगे इस चीज़ को देख लीजिए। पितृवंशिता का मतलब वंशता का मतलब क्या होता है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र, मतलब पिता से पुत्र में आएगी, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरीके से ये वंश चलता रहता है। और मातृवंशिता का मतलब होता है, इस शब्द का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब परंपरा माँ से जुड़ी होती है। चलिए देखिए आगे। तो दिखाया गया आपका शाक, मल्ल, कौशल, सूरसेन, वत्स, कुरुक्षेत्र के निकटतम स्थान दिखाए गए हैं। ये रहा कुरु। चलिए आगे देखिए। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। मान लीजिए पुत्र नहीं है तो क्या होगा? एक भाई जब अगर कुर्सी से हटेगा तो क्या सिंहासन से हटेगा तो दूसरा भाई उसके सिंहासन पर बैठ सकता है, या भाई का बेटा भी बैठ जाता था। तो कभी कभी बंधु बांधव तो सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। बंधु बांधव यानी जो फैमिली के लोग होंगे, जरूरी नहीं वो भाई हो या बेटा हो। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। प्रभावती गुप्त कौन थी? पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। ये तो कुर्सी पर बैठी थी सत्ता पर, है ना। पितृवंशिता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुरुषों का प्रजनन बताइए। मतलब क्या होता था, जब रानी प्रेग्नेंट होती थी तो उत्तम पुरुष के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ करवाए जाते थे कि पहली बात तो पुत्री ना हो, पुत्र हो, और दूसरी बात पुरुष जो है वो पुत्र जो है उत्तम यानी अच्छा प्रभावशाली पुत्र हो, यानी उसे राजा बनाया जा सके। तो उत्तम पुत्र के लिए युद्ध करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, दुनिया भर का ये चीज़ें रहती थी। अब आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना, है ना। चलिए देखिए आगे। सौजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? तो इसको पढ़ लेना, सौजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, ये कहानियां दी हुई होती हैं। चलिए, विवाह के नियम क्या थे इनके? तो एक बार इसको पढ़ लीजिए कि विवाह के प्रकार क्या थे। अंतःविवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते थे। एक जैसे आज हम कहते हैं ना कि कास्ट में शादी, वही चीज़ें हैं। अंतःविवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही रहते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के साथ विवाह अगर होता था तो ये चीज़ें रहती थी, उसको अंतःविवाह आप कहेंगे। और बहिर्विवाह कब कहा जाता था? जब गोत्र से बाहर विवाह होता था तो बहिर्विवाह, ये प्रथाएं थी उस समय की, है ना। और बहुपत्नी यानी बहुपत्नी का प्रथा का मतलब था एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। और बहुपति प्रथा ये थी कि एक स्त्री के अनेक पति हो सकते थे। जैसे महाभारत में पांडव थे 5। अंग देखिए, पांच पांडव द्रौपदी के पति थे। तो बहुपति वाली प्रथा हो गई ना। हालांकि वो बात अलग है कि उन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया था। विवाह के नियम क्या थे? जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण था, वहीं इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। किस तरह से देखा जाता था? पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित माना जाता था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते थे। अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाता था और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके।
इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। उस समय भी माना जाता था, अभी भी माना जाता है। आगे देखिए, नए नगरों के उद्भव से, अध्याय 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं नए नगरों का उद्भव, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते थे, व्यापारी लोग थे। और इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान हो जाता था। विवाह के 8 प्रकार आपके इधर पे दिए हुए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। विवाह के 8 प्रकार आपको भी जानना जरूरी है। चलिए इसको देखिए। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में ये चीज़ें मिलती हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति मानी जाती है, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसका संकलन हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना है कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, यानी पूरी दुनिया को लेकर ये लोग चलते हैं और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थी। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय भिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। आगे देखिए, दिलचस्प बात यह है, इधर से देखिए, दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों की अपनी स्वीकृति देते हैं, जिसमें 4 विवाह तो उत्तम विवाह माने जाते हैं और बाकी 4 को निंदित किया जाता है। मैं आपको आज 8 विवाहों के बारे में इधर पर बताऊंगी। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों से में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। मतलब 4 नियम तो 4 विवाह के जो नियम थे वो उत्तम थे, वो सब लोग स्वीकार करते थे, लेकिन 4 बाकी जो नियम थे वो निंदित थे, वो लोग नहीं मानते थे। चलिए इसमें देखते हैं इसमें कितने लिखे हुए हैं। विवाह के 8 प्रकार, यहाँ मनुस्मृति में पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। देख लेते हैं। बाकी 8 विवाह मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली तो देखिए, कन्या का दान। बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे बेदज वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। यानी पुत्री का विवाह जो इधर पे होगा वो पिता की इच्छा से, पिता के द्वारा ढूंढा गया वर, उसको आराम से अपनी पुत्री को जो है किस तरीके से बहुमूल्य वस्त्रों और विभूषित अलंकारों से विभूषित और आराम से जो भी अपना नियम कायदा कानून होता है उससे विवाह किया जाए। चौथी पद्धति क्या थी? पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान दे देता था, है ना। अब देखिए आगे क्या होता था। पांचवी पद्धति क्या थी? वर को वधू की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता का इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। मतलब जो वर है वो उसके परिवार वालों को बहुत सारा धन देता था। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है ना। तो ये चीज़ रहती थी कि छठी पद्धति क्या थी कि स्त्री और पुरुष, जिसको आज अपनी भाषा में आप लव मैरिज कह सकते हैं, है ना, ये चीज़ रहती थी। चलिए देखिएगा, अब ये तो आपके 4 हो गए। अब 1 मिनट, अब मैं आपको 4 और बताऊंगी। तो देखिए, इसको 8 प्रकार के विवाह होते थे, है ना। नोट करना है तो कर लीजिए इसको। पहला विवाह होता था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मैंने आपको बता दिया है। पहला कौन सा होता था? ब्रह्म विवाह होता था। ब्रह्म विवाह में क्या स्थिति रहती थी? तो लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को जो है शादी करता था, है ना। तो ये हो जाता था आपका ब्रह्म विवाह। दूसरा आपका होता था देव विवाह। कौन सा? देव विवाह। इसमें क्या होता था कि पिता अपनी पुत्री पुरोहित को ब्याहते थे। किसको? पुरोहित के घर शादी कर देते थे, है ना। आर्ष विवाह होता था तीसरा। इसको नोट करते जाइए आप लोग। आर्ष विवाह, 1 मिनट, ये देखिए, आर्ष विवाह कौन सा होता था? 3 नंबर का आर्ष विवाह। विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए क्या देता था? एक बैलों की एक जोड़ी देता था।
सम्मान के लिए देता था। दान दहेज वाला सिस्टम नहीं, सम्मान वाला था आर्ष विवाह में, है ना। तीसरा विवाह कौन सा था? प्रजापत्य विवाह। तीसरा विवाह कौन सा था? देखिए इसको, प्रजापत्य विवाह है, सॉरी चौथा था, चौथा। पहला तो ब्रह्म हो गया, दूसरा देव हो गया, तीसरा आर्ष हो गया और चौथा प्रजापत्य। विवाह का प्रस्ताव, जिसको विवाह करना है वो विवाह का प्रस्ताव लेके पिता, जो पुत्री है उसके पिता, मतलब लड़की के पिता के यहाँ जाता था, खुद प्रस्ताव रखता था। तो यह हो गया आपका प्रजापत्य। 5वें नंबर का विवाह, अभी 4 विवाह तो अच्छे अच्छे हो गए, ठीक है। अब 5वें नंबर का जो होता था वो होता था असुर विवाह। कौन सा? असुर विवाह। तो असुर विवाह में क्या होता था कि जो लड़की का पिता है उसको क्या किया जाता था, उसको शादी से पहले नगद और वस्तुओं के रूप में कुछ जो भी पैसा ऐसा दिया जाता था, लेकिन शादी के बाद पूरा पैसा पिता को लौटाना पड़ता था, है ना। तो ये हो जाता था आपका असुर विवाह। अब चौथा होता था, सॉरी 6वां नंबर होता था असुर विवाह, वो सॉरी असुर नहीं, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता था, इसको आप लव मैरिज कह सकते हैं, प्रेम विवाह। इसमें क्या रहता था, माता पिता की अनुमति नहीं रहती थी, जिसको शादी करनी है शादी हो गई बस, इसको कहते थे गंधर्व विवाह। और गंधर्व विवाह के बाद आता था आपका 7 नंबर पर राक्षस विवाह। कौन सा? राक्षस विवाह। इसमें कन्या का अपहरण करके शादी की जाती थी, ये हो गया राक्षस विवाह। सबसे 8वें नंबर का था पैशाच विवाह। कौन सा? पैशाच विवाह। ये कन्या का बलात्कार करके शादी की जाती थी, ये हो गया आपके 8वां विवाह। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो 4 मैंने आपको बताए कौन कौन से, जो 4 थे वो आपके अच्छे विवाह माने जाते थे और ये 4 अच्छे नहीं माने जाते थे। तो इधर पर 4 विवाह जो बताए गए हैं इसको देखिए, पहला तो आपका ब्रह्म, फिर देव, फिर आपका आर्ष, फिर प्रजापति। 4 विवाह अच्छे माने जाते थे। अब देखिए इस चैप्टर को आगे देखते हैं। स्त्री का गोत्र बताया गया है इसमें, देखिए इसको आगे हो गया आपके 8वां विवाह। अब देखिए स्त्री का गोत्र, एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों यानी खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक दैविक ऋषि के नाम से होता था, नाम पर होता था, ऋषियों के नाम पर। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों को 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के नाम, पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। पहले शादी से पहले पिता के गोत्र का और शादी के बाद पति के गोत्र का स्त्री को माना जाता था, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। अगर एक ही गोत्र, वो तो आज भी नहीं रख सकते, है ना, एक ही गोत्र है तो चलिए देखिए आगे, शादियां नहीं होती थी। क्या इन नियमों का सामान्यता अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों और प्रबल शासकों के वंशज से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। जो सातवाहन वंश मिलेंगे आपको, ये आपको कहाँ मिलेंगे? दक्कन के साइड मिलेंगे। देखिए सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। देखिएगा इसको, अभिलेखों सातवाहन का ये दिखाया गया है, इसको पढ़ लेना। अब इसमें सातवाहन में गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम से है एक राजा, है ना, वही आपका सबसे ज्यादा इधर पे प्रतापी राजा रहा था। उपनिषद में मात्र नाम, बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, बृहदारण्यक उपनिषद। आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिनमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा था। सातकर्णी किसको बताया गया है? गौतमी इसकी माँ का नाम था, गौतमी पुत्र उसकी माँ के नाम से उसको जाना जाता है। माता की सलाह है, तो महाभारत में माता ने क्या क्या सलाह दी थी? कुंती ने सलाह दी थी, है ना। आगे देखिए, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा चलाते थे, अर्थात एक से अधिक पत्नियों को रखना। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विशेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे। इनके गोत्र थे कौन कौन से? गौतम और वशिष्ठ।
7 बहनों के, और उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं, सब चलता रहता था। यह तथ्य बही विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। बही विवाह में क्या था? एक ही गोत्र में शादी ना हो, और यहाँ पे तो थी। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा, अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है। अंतर्विवाह में क्या था? एक ही गोत्र में शादी होना। बहिर्विवाह में क्या था? दूसरे गोत्र में शादी करना। इसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी था। बांधवों से मतलब है ममेरा भाई, चचेरा भाई, ये सब भाई बहन रहते थे, के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। मतलब इनका ये भी मानना था कि आप एक ही समुदाय में अगर शादी करते हैं तो और अच्छा संगठन हमारा रहेगा। अपनी अपनी सोच समझ थी लोगों की। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट बेरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। चलिए देखिए आगे, क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं उस समय पे? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके माता के नाम से जाना जाता था, चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशीय होता था। अंग देखिए, यह महाभारत के दृश्यों में सबसे प्राचीन मूर्तियों में, इसको देख लेना। देखिए, सामाजिक विषमताएं क्या थी? सामाजिक विषमताएं उस समय की बड़ व्यवस्था के दायरे में और उससे परे क्या था? सामाजिक व्यवस्था बड़ व्यवस्था के दायरे में थी कुछ सामाजिक विषमताएं, और उससे हट के भी थी। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त था, एक दैवीय व्यवस्था थी। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। वर्ण व्यवस्था भी आप देखेंगे कि 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो आपको ब्राह्मण, अगर आप शूद्र कुल में जन्म लेंगे तो आपको शूद्र बोला जाएगा। कोई ऐसा परिवार होगा जिसको छुआ नहीं जा सकता है तो आप उस परिवार में जन्म लेंगे तो आप उस परिवार के बोले जाएंगे। तो ये थी सामाजिक विषमता। आगे देखिए, उचित जीविका धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों के चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था। ये चीजें थी। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, न्याय करना था, वेद पढ़ना था, यज्ञ करवाना था, दान दक्षिणा देना था क्षत्रियों का कार्य। अंतिम 3 कार्य वैश्य के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गोपालन, व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना, और इनको छुआ नहीं जाता था शूद्रों को। आगे देखिए, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था थी। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की थी। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें, पूरे ही नियम अपने राज्यों में चलाएं। तीसरा क्या था? उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी आप जिस कुल में जन्म लेंगे उसी कुल के माने जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप राजा के बेटे बन के जन्म लेते हैं तो आपको आगे चल के राजा बनाया जाएगा। ये चीज़ें थी, जन्म के आधार पर व्यवस्था की गई, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। वर्ण व्यवस्था, उचित सामाजिक कर्तव्य, इसको पढ़ लेना। अक्षत्रिय राजा, अभी तो हम पढ़े ना कि राजा जो बनते थे वो क्षत्रिय लोग होते थे। अब हम देखते हैं कि जो कुछ राजा ऐसे भी थे जो क्षत्रिय नहीं थे, अक्षत्रिय थे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकता था, शास्त्रों के अनुसार, जैसा ब्राह्मणों ने बताया है। किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अनेक वर्णों से भी हुई है।
मौर्य वंश, जिससे एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था मौर्य वंश ने, है ना, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे। क्लियर नहीं इनको पता मौर्य क्षत्रिय थे या नहीं थे, बाद में बता दिया हाँ हाँ क्षत्रिय थे। किंतु ब्राह्मण ये शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, ब्राह्मण उनको क्षत्रिय नहीं मानते थे मौर्यों को। शुंग और कर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे ब्राह्मण थे, शुंग कर्ण ब्राह्मण बन गए। वस्तुतः ये इनके उत्तराधिकारी थे शुंग और कर्ण। जब मौर्यों के शुंग और कर्ण उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे, तो मौर्य भी ब्राह्मण हुए, है ना। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। अंग देखिए, राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक वंश जो था, शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन आपको मिलेगा। शक राजा जो है रुद्रदामन, इसने सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन किया है। सुदर्शन झील से इसको संबंधित किया जाता है। शक राजा था ये रुद्रदामन, शक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, सबसे शक्तिशाली। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ सांस्कृतिक परिपाटी से अवगत थे। अंग देखिए, एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने, सातकर्णी भी बोलते हैं, सातकर्णी भी बोल देते हैं, ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया है। इसने खुद को ब्राह्मण बताया हुआ है और शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। उसने यह भी दावा किया कि 4 बड़ों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई थी, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित कर लिए थे। किसने? सातकर्णी ने। अंग देखिए, जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए था। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा रखते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी इनने स्थापित कर रखे थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा वह अंतःविवाह पद्धति का पालन करते थे, ना कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित था। मतलब ब्राह्मणीय ग्रंथों में क्या बोल रखा था, इन्होंने क्या किया कि वह अंतःविवाह पद्धति का पालन करते थे, एक ही कुल में एक ही जाति में विवाह करना, और ना कि बहिर्विवाह। आगे देखिए, जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलता समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जैसे आज आप बात करें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से धर्म बड़े बड़े बांट लें तो कितने ज़्यादा नहीं निकलेंगे, है ना। लेकिन अगर आप वहीं हिंदुओं में आगे चल के जातियाँ बांटें, है ना, या आप मुसलमानों के अंदर जाके जातियाँ बांटें, तो वो बहुत सारी मिलेंगी। तो जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कभी भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग। निषाद किसको बोलते थे? व्यावसायिक वर्ग को। जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। स्वर्णकार को कहीं भी 4 वर्णों की व्यवस्था में नहीं रखा गया था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया था। इनका जाति के अनुसार स्वर्णकार सोने का काम करने वाले, आभूषणों का काम करने वाले, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाले, तो इनके अलग वर्ग थे। इनको काम के अनुसार, जाति के अनुसार इनको अलग अलग जातियों में बांट दिया गया था। जातियों को एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी होती थी। ये जातियाँ आपकी व्यवसाय के हिसाब से, बाल काटने वाला है तो उसको नाई बोला जाएगा। उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे मंदसौर जो कि आज का आपका मध्य प्रदेश है, से मिला अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन किया हुआ है, जो मूलतः लाट यानी गुजरात, लाट प्रदेश के निवासी थे। कौन? जो ये बुनकर थे, और वहाँ से मंदसौर चले गए।
कहाँ पे? एमपी में चले गए, गुजरात से, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे ये लोग गए। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों यानी पूरे ग्रुप ने यात्रा की थी, बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषता पर निर्भर करती है। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी हो लेते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म में से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च कर दिया था। जो शिल्प का कार्य करके ये लोग धन कमाए थे, क्या किया था? सूर्य देवता का मंदिर बनवाया था, पूरा खर्च उसमें लगा दिया था। अब देखिए बड़क की स्थिति क्या थी, बड़कों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए बड़क शब्द प्रयुक्त किया गया है। किनके लिए? व्यापारियों के लिए। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृक्षकट्टिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण बड़क बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय बड़क कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। चलिए इसको छोड़िए, कहानी लिखी हुई है रेशम बुनकरों में क्या किया, इस कहानी को पढ़ लेना आप लोग। आगे देखिए 4 बड़ों से परे, यानी अभी तक हम लोग 4 बण जो पढ़ते आए हैं उससे आगे क्या थी, अधीनता और संघर्ष क्या था उससे आगे। देखिए इसको, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, है ना। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पर्श घोषित कर दिया था। अस्पर्श यानी जिसको हम छू नहीं सकते, अस्पर्श घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पर्शों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था, जैसे शवों की अंत्येष्टि यानी शवों को दफनाना, अंत्येष्टि, और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, छुआ नहीं जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। यानी जब ये लोग अपने गेट से इनके गली से भी नहीं निकल पाते थे, गली से निकलेंगे तो जो ब्राह्मण लोग होते थे वो बिल्कुल अपने गेट बंद कर लेते थे और बिल्कुल अंदर चले जाएंगे ताकि उनकी परछाई भी उनके ऊपर ना पड़ सके। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। मनुस्मृति में चांडालों के बारे में बताया गया है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों में बहन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा बधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, उनका कहना था कि अस्पर्शों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। यानी ये लोग अगर सड़क से निकलेंगे तो एक ढोल टाइप का गले में टांग के रखते थे, छोटी सी ढोलक टाइप की, और उसको जोर से पीटते थे ताकि वो आवाज़ दूर तक लोगों के कान में चली जाए और जो इनको छू नहीं सकते वो लोग क्या करें, वो लोग अपने गेट बंद कर ले, सड़क से अंदर चले जाएं, बहुत दूर चले जाएं, उनकी परछाई तक उन पर ना पड़ पाए। ये चीज़ फासियन ने बोली है कि सड़क पर चलते हुए ये लोग करतार बजाते थे, अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी जिससे अन्य जन उन्हें देखने की दोष से बच सकें, मतलब देख भी नहीं सकते थे। एक और चीनी यात्री आया था, उसका नाम था स्वेनसांग। स्वेनसांग कहता था कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। क्या वो लोग भी इस चीज़ को मानते थे कि हाँ, हम लोगों को कोई छू नहीं सकता, देख नहीं सकता।
यदा कदा, यदा कदा यानी कभी कभार इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुए चित्रण में समानता मिलती है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इस चित्र आपके किस चीज़ के बने हुए हैं? पत्थर की मूर्ति, एक भिक्षु का चित्रण बना हुआ है, ये कटोरा लिए हुए। आगे देखिए, बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में, इसको पढ़ लेना, एक कहानी लिखी होगी बड़ी ऐसी, इसको पढ़ लेते हैं। क्या चांडाल ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? क्या इन्होंने बोला कि नहीं, हमको इस श्रेणी में आप मत रखो? चलिए इसको देखिए क्या हुआ। एक कहानी पढ़ी है जो पाली में लिखी हुई मतंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। बोधिसत्व ने, उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कारणवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात थिक्क मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। दित्थ, थिक्क नहीं दित्थ। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोईं। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। दित्थ उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय किया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया। दित्थ से मांड कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहनने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडू ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वह अज्ञानी है, वह भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो पुरुष दोष मुक्त थे वे भेंट के योग्य हैं। मांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकलवाने को कहा। मांडव को पता नहीं था कि वह उसका पिता है। मातंग आकाश में जाकर आदर्श हो गए। वह दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव तथा ब्राह्मणों को दे दे। ये थी इनकी कहानी। चलिए देखिए आगे, जन्म से परे। तो आपका चैप्टर इधर पर समाप्त हो चुका है। सॉरी, चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। इसमें क्या है कि अभी चैप्टर आपका 47-48 मिनट का हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जन्म से परे देखेंगे कि जन्म से परे क्या ये लोग देखते थे, क्या उस समय का समाज क्या मानता था। इसको हम सेकंड पार्ट में इसमें कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।